तो आज फिर क्लास हम लोग हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो 4। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अरबों का अटैक किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज थोड़ा सा ही वीडियो का पार्ट होगा। इसके बाद कल से फिर जब हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे वीडियो 5 में, तो फिर विस्तार से लंबा वीडियो होगा। आज छोटा सा वीडियो है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है, इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। लेकिन इस आर्टिफिशियल युग में, जिसको आप कह सकते हैं खरीद फरोख्त के युग में, शिक्षा को खरीदा भी जा रहा है, लेकिन जो परिश्रम से शिक्षा प्राप्त किया जाता है वो ताउम्र आपके साथ चलता है और हर मोड़ पे आपका काम आता है। इसलिए परिश्रम करें, शिक्षा प्राप्त करें और फिर आगे अपने मंजिल की ओर बढ़ें। चलिए, दैट्स इट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास। फिर चंपारण है इसकी प्रस्तुति, इतिहास मिडाइवल जो है हम लोग वीडियो 4 बनाने जा रहे हैं। चलिए हम लोग अरब अटैक पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, जैसा कि भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ना हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग भारत को ही देख लेते हैं। मैप में देखिए, भारत आपको दिखाने का प्रयास किया गया है, आपको दिख रहा होगा भारत। भारत के साथ ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये भी आपको समझना है। हालांकि ये पहले वाला है, देख रहे हैं 16 महाजन पद के समय का ये भारत आपको दिखाया जा रहा है, एंशियंट टाइम का। तो धीरे 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 फिर हम लोग मिडाइवल वाला फिगर पे आ जाएंगे, लेकिन इसको आप समझेंगे ठीक से। तो आप देख रहे हैं कि ये भी भारत ही है, ये संपूर्ण भारत है, लेकिन ये अफगानिस्तान है। ये पूरा भारत है और भारत से ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र। यदि हम लोग यहाँ देखेंगे, ये आप जो देख रहे हैं, तो देख रहे हैं इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे, और इंडिया पे देखिए इधर से ये जो पार्ट दिखाया जा रहा है, जो विदेशी लोग आए, इधर एंशियंट टाइम में सिकंदर या फिर बाद में अरब के लोग जो आए, सब इसी रूट से आए। यहीं पे 3 दर्रा है, जैसा कि आप नाम सुने होंगे, बोलन, गोमल और खैबर। ठीक है, ये तीनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वर्तमान समय में है। उस समय भारत और अफगानिस्तान के सीमा पे ही था। अफगानिस्तान और नीचे जो हमारा ये ईरान है, उधर से ही अटैक हुआ था भारत में। तो आगे फिर हम लोग फिगर पे देखेंगे, मिलता जाएगा फिगर पे। चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। ये कहते हैं अरब खलीफा, अरब का खलीफा कौन? वाजिद के इशारे या आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम है। देखिए, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान पाकिस्तान के रास्ते सिंध पर हमला किया था। ठीक है, हमला देवल पर किया गया और इसका पतन हो गया। देवल कराची को कहते हैं। मकरान के रास्ते सिंध पे हमला हुआ था। मकरान तट नीचे आप जानते हैं, जैसा कि अभी जस्ट हम आपको फिगर से दिखाना चाहेंगे। देखिए, यही मकरान तट है नीचे, ये मकरान तट है, ये मकरान का तट है, और यहीं से सिंध पे हमला होता है। यही क्षेत्र है सिंध। यदि हम और भी आपको अच्छा से फिगर में दिखाना चाहें तो आप देखिए, देखिए सिंध है, और सिंध, आइए देखिए अरब एम्पायर रहा है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अरब एम्पायर। तो इधर से यही अरब खलीफा जो है, यहाँ जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, कि अरब का जो खलीफा है वाजिद, इनके इशारे पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भी आई पहली बार, यहाँ पे आपको ये ईस्वी जानना है, 712 ईस्वी में मकरान पाकिस्तान के रास्ते सिंध पे हमला किया गया और देवल कराची पर किया गया, और इसका पतन भी हो गया। सिंध के नीचे वाला पार्ट में कराची है, जिसका पतन हो गया। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का अटैक बहुत ही शानदार और जोरदार अटैक रहा है, जो कि इन क्षेत्रों में देवल को तहस नहस कर दिया। यही कराची है, यहाँ पे कराची का पार्ट ये है।
कराची है, ये कराची है, कराची। इसी को हम लोग देवल भी कहते हैं, देवल। इसको तहस नहस कर दिया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसको आप कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं। कब? 712 की बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, और भी आपको और फिगर दिखाया जाएगा। जैसे देखिए आप, देखिए यहाँ लिखा हुआ मकरान कोस्ट, यही मकरान तट की बात हम कर रहे थे। इधर से अटैक हुआ था, ईरान साइड से ये अरब वाला अटैक हुआ था मकरान के रास्ते होते हुए, और ये आगे देखिए सिंध प्लेन आप देख रहे हैं, सिंध वाला प्लेन इसी में। और यहाँ देखिए कराची लिखा हुआ है, देवल इसी को कहते हैं, देवल। यदि दिख रहा होगा तो ठीक है, यही कराची है। सिंध पे अटैक हुआ, ये मकरान तट के किनारे, इधर से अरबियन लोग आए थे। अरबियन अभी जस्ट ऊपर वाला फिगर में दिखाया गया था, पाकिस्तान से सटा हुआ ईरान का पार्ट ये अरब का क्षेत्र कहलाता है। तो इधर से अटैक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, MBK, मोहम्मद बिन कासिम का अटैक नीचे से हुआ है, कोस्टल एरिया से हुआ है, तटीय एरिया से हुआ है। अच्छा से समझते जाएंगे। देखिए अभी जस्ट आपको बताया गया है कि ये ईरान वाला अरब है, तो देखिए यहाँ वाला फिगर से आप देख सकते हैं, देखिए अरब है, इसी साइड से मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है। ये कराची हो गया, कराची एक बंदरगाह भी, आज भी कराची बंदरगाह पाकिस्तान में। और ये मकरान, मकरान, मकरान के रास्ते सिंध पे अटैक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, MBK। चलिए यहां तक हम लोग समझ गए। फिर आगे देखते हैं हम लोग, समझते जाना है अच्छा से, ज्योग्राफी की तरह ही इसको भी समझना है, हिस्ट्री को। कहता है आगे, सिंध पर कासिम के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। चूंकि भारत आज हम लोग देख रहे हैं सिंध क्षेत्र में पाकिस्तान होने से वहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन उस समय उन क्षेत्रों में मुस्लिम लोग नहीं थे उस हिसाब से, इसलिए उन क्षेत्रों में इस्लाम का प्रचार करना था। भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा भी था मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था। ठीक है, दाहिर के द्वारा वहां शासन किया जा रहा था सिंध पर, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ। क्वेश्चन आता है कि सिंध आक्रमण पर मोहम्मद बिन कासिम के समय वहां का शासक कौन था? तो आंसर होगा दाहिर, भी आई दाहिर। इसको आप फिर रिवीजन करेंगे, दाहिर। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो बाकी हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं कि इस प्रकार से अटैक होता है भारत में। चलिए आगे देखते हैं। ये सब फिगर आप समझ रहे हैं, और भी धीरे धीरे सब फिगर को समझाया जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे आप दो चीजों को अभी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक बोलन पास दिख रहा होगा, बोलन दर्रा ये, और ये खैबर पास है। और यहाँ पर एक पास है, इसी का नाम है गोमल, GOMAL, गोमल पास। कभी मान ले ऐसा आ जाए क्वेश्चन, तो नीचे से यदि आप ऊपर जाएंगे तो पहले B से बोलन, B के बाद G से गोमल, और उसके बाद K से खैरब होगा। BGK याद रखेंगे, BGK, बोलन गोमल खैरब। सबसे दक्षिण में साउथ में बोलन, बीच में गोमल, मिडिल में, और ऊपर नॉर्थ में खैबर दर्रा है। ठीक है, अभी इसको भी मिलेगा, गौरी का आक्रमण जब होगा तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ऊपर में है खैबर पास। चलिए, और यहाँ तक हम लोग अभी देख लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम का अटैक मकरान तट से होता है सिंध पे। चलिए अब देखते हैं आगे, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ रहे थे। कहते हैं भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने का श्रेय सर्वप्रथम महमूद गजनबी को जाता है। महमूद गजनबी किसके बाद? मोहम्मद बिन कासिम के बाद। मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद महमूद गजनबी। चलिए देखते हैं आगे फिर। भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में राज्य स्थापित करने का श्रेय बनी वंश के मोहम्मद गोरी को जाता है। मोहम्मद गोरी ये यहाँ पर आकर राज्य स्थापित भी किए, साम्राज्य स्थापित किए अपना। ठीक है, लेकिन इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम हो या महमूद गजनबी हो, ये साम्राज्य विस्तार कम, उनका ज्यादा लक्ष्य नहीं था, आर्थिक दोहन कर रहा था, आर्थिक संपन्नता है तो यहाँ पे अटैक किए थे लूट खसोट के दृष्टिकोण से और इस्लाम के प्रचार के लिए। लेकिन गौरी से
यहाँ पे साम्राज्य विस्तार की बात होती है। और फिर आप देखते हैं कि घोरी का जो दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, हम लोग पढ़ेंगे कल अगले वीडियो 5 में कि गुलाम वंश का स्थापना करता है वो। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सुबुक्तगीन, लेकिन याद रखना है यहाँ पे। इसने अपने पिता के रामोक्रम पर चलते हुए हिंदू शाही राज को नष्ट करने हेतु 1000 ईस्वी से लेकर 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गजनवी कितना बार आक्रमण किया भारत में, तो 17 बार, ये याद रखेंगे। कहते हैं महमूद गजनवी को एक मूर्ति भंजक यानी मूर्ति को ये तोड़ता था। जहां पे भी हिंदू होंगे तो वहां पे मूर्ति पूजा होता है। तो हिंदुस्तान के आक्रमण पर, हिंदुस्तान पर जब वो अटैक किया तो मूर्ति को काफी तोड़ता था, आक्रमणकारी था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय क्षेत्रों से धन लूटना था। गजनवी का काम था भारतीय क्षेत्रों से धन का लूट खसोट करना था। कहते हैं इसे इराक का खलीफा अल आदिर ने यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, गजनवी को। कौन? ये खलीफा अल आदिर। कहां का खलीफा? इराक का। यमीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह। ठीक है। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया तथा पेशावर के युद्ध में जयपाल को हराया। देख रहे हैं पेशावर, आज पाकिस्तान में पेशावर के युद्ध में जयपाल को हराया। और जो मोहम्मद बिन कासिम आया था तो सिंध अटैक किया था तो दाहिर था वहां पे। ठीक है, यहाँ पे पेशावर में जयपाल को हराता है मोहम्मद। इसके बाद आगे देखते हैं। फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे मैप पे दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए कि पेशावर कौन है। देखिए यहाँ पेशावर लिखा हुआ है, ये देखिए यही पेशावर है ना, खैबर पास के पास, खैबर दर्रा, यही है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा के पास में पेशावर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो गजनवी का अटैक जब पेशावर पे हुआ तो उस समय वहां का शासक जो था जयपाल था। चलिए आगे देखते हैं। फिर गजनवी या गजनी 1014 ईस्वी में थानेश्वर को लूटा। देखिए उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहा है। थानेश्वर को लूटा। 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। तत्पश्चात मथुरा एवं वृंदावन को भी लूट लिया। ठीक है, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश तक इसका आक्रमण बढ़ गया 1018 तक भी आई है। कहता है महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण है 1024 में। बहुत भी आई, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए आया था तब, है ना। सोमनाथ मंदिर जब लूटा तब। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर मैप पे आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये इधर नीचे वाला पार्ट गुजरात है। देखिए भारत में, देखिए यहाँ पे गुजरात है। सोमनाथ का मंदिर यहीं पर है। देखिए ये सोमनाथ का मंदिर है, यहाँ सोमनाथ का मंदिर। तो यहाँ पे अटैक हुआ कब? 1024 में। 1024 ईस्वी में किसका अटैक? गजनवी का, है ना। गजनवी का अटैक 1024 में गुजरात। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं फिगर के माध्यम से, अच्छा से आप समझ पा रहे होंगे हिस्ट्री। वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और अधिक से अधिक समझ करके आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे 1024 से कहते हैं सोमनाथ गुजरात। इस शिव मंदिर को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाया गया, काफी लूट खसोट किया गया यहाँ से। ठीक है, सोमनाथ मंदिर से। और इस समय यहाँ का शासक था भीम प्रथम। ये भी पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ था गजनवी का, तो यहाँ का जो शासक है वो कौन था? तो भीम प्रथम। इस मंदिर से इसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। देखिए 20 लाख दिनार की संपत्ति इसे हाथ लगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मंदिर को लूट कर जाते समय गजनवी का सामना जाटों से हुआ। आप जान रहे हैं कि भारत में आज भी जाट है, तो जाटों से हुआ था। और जाटों के द्वारा कुछ संपत्ति लूट भी लिया गया था। जाट लोग भी काफी बलिष्ठ होते थे, शक्तिशाली होते थे। तो गजनवी का सामना जाटों से हो गया गुजरात के ऊपर वाला क्षेत्र में।
और फिर इनका कुछ धन जाटों के द्वारा भी रख लिया गया। ठीक है, देखते हैं आगे। 1027 में गजनवी अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था, क्योंकि धन जब लूट लिया गया था तो गजनवी के आंखों में ये चढ़ गए थे, है ना। गजनवी सोचा कि इनसे बदला लिया जाए, जाटों के विरुद्ध हुआ और 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप देखें लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने, गजनवी ने भारत पे रह रहकर अटैक किया। कितना बार किया? टोटल 17 अटैक किया। कहता है महमूद के प्रमुख दरबारी थे, महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी थे अलबरूनी। किताब उल हिंद नहीं तो तारीख ए हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। हो सकता है एग्जाम में आए, कभी याद रखिएगा, बहुत भी आई है, आता भी है अलबरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है या तारीख ए हिंद तो अलबरूनी। फिर एक फिरदौसी शाहनामा लिखा है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उतबी तारीख सुबुतगीन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। और भी उस समय के दरबारी थे, महमूद गजनवी के, फरूखी थे, तुलसी थे, असजदी थे, ये सब उनके दरबारी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोट, अलबरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करवाया था। सांख्य कपिल मुनि का जो लिखा हुआ है उसको अरबी में करवाया, और दूसरा महाभाष्य जो पतंजलि महाभाष्य लिखे थे, एंशिएंट इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं, तो इन दोनों का ये अरबी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, भी आई। चलिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला गजनवी पहला शासक था, सुल्तान। ठीक है, और फिर आप देखते हैं कि बाद में सल्तनत काल में जितने भी शासक होते हैं तो लगभग सब सुल्तान बनते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग फिर। मोहम्मद गोरी, गजनवी के बाद हम लोग मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे, बहुत फेमस मोहम्मद गोरी के बारे में, इसे शिहाबुद्दीन भी कहते हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में गोर का शासक बना था, और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। VVI जो मुल्तान के विरुद्ध था, और अभी जस्ट आपको मैप में दिखाया गया था मुल्तान। एक बार फिर कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैप है तो देखिए आप, मुल्तान देखिए, यही मुल्तान। ठीक है, गजनी गोर यही हुआ, गोर का शासक यही बना था। और देखिए कैसे आता है, खैबर पास होकर के आया है, देखिए इस तरह से। ठीक है, इधर से आकर के यहाँ पे मुल्तान पे अटैक किया था। ठीक है, देख रहे हैं गोरी के आक्रमण भारत पर। चलिए देखते हैं आगे। फिर कहता है गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ, गुजरात, और यहाँ का शासक था भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय। गोरी का सामना इससे भी होता है, और गोरी को ये हरा देता है। ठीक है, पहला मुल्तान, दूसरा पाटन गुजरात। गुजरात पे अटैक जब होता है तो ये हार जाता है। गोरी 1186 ईस्वी तक पंजाब को जीतकर गजनवी वंश समाप्त कर दिया। जो यहाँ पे महमूद गजनवी ने कुछ अपना वंशज को छोड़ा था उसको समाप्त करके गोर वंश को स्थापित करता है भारत में। ठीक है, पंजाब भी आप देख सकते हैं, देखिए इसमें नहीं दिखा रहा है पंजाब, तो हम आपको ऊपर वाला मैप से दिखाते हैं कि पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो कौन है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा, देखिए ये पंजाब है, देखिए पंजाब है। ये पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी पंजाब मिलेगा। ठीक है, पंजाब केवल भारत में नहीं है, पंजाब 2 भाग में बट गया 1947 में, तो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो महमूद गजनवी ने अपना कुछ वंशजों को बसा दिया था उसको मोहम्मद गोरी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया 1178 तक। चलिए 1186 तक पंजाब को जीत करके इसे समाप्त कर दिया, 78 नहीं बल्कि 86 तक गजनवी के वंश को। और फिर आगे देखते हैं, ये फिगर से आप समझ लेंगे एक बार,
ये देखिए आज पाकिस्तान है, ये सभी हिंदुस्तान था, और ये अफगानिस्तान यही अरब का क्षेत्र रहा है जहां से अटैक होता है भारत में। नीचे ये मुल्तान है, मुल्तान सॉरी मुल्तान नहीं बल्कि ये सिंध है, सिंध का क्षेत्र है। और ये मकरान है, मकरान और ये कराची। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। हाँ, तो फिर हम लोग अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोहम्मद गोरी द्वारा जो लड़ा गया है युद्ध, उसके बारे में। जब 1186 में जब वो पूरे पंजाब वाला क्षेत्र को जब वो साफ कर दिया गजनवी वंश वाले लोगों को, तो फिर उसका दायरा बढ़ता चला गया, उत्तर और पूरब और फिर दक्षिण की ओर, अर्थात भारत की ओर ये इन्फ्लुएंस करता चला गया, अपना दिल्ली तक साम्राज्य फैला लिया। तो कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें देखिए यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, चूंकि ये राजपूत हैं, फिर यहाँ पे जयचंद, ये सब राजपूत हैं, इन सबों से उनका लड़ाई हुआ, जिसमें प्रथम तराइन युद्ध होता है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। यहाँ पे गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। चैमान वंश के वो पृथ्वीराज चौहान जान रहे हैं, ये पृथ्वीराज तृतीय हैं जिनसे ये हार जाता है गौरी। फिर द्वितीय तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का हार होता है और गौरी का जीत होता है। इसके बाद है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, गौरी की जीत होता है और जयचंद का हार हो जाता है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और रह गया है, नोट करके यहाँ लिखा गया है कि 1193 ईस्वी में गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि आप जानते हैं कि गोरी का सबसे खास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, काफी चतुर था ये, मेरठ एवं दिल्ली को भी ये जीत लिया था। इसी समय दिल्ली को गोरी के राज की राजधानी बनाई गई थी। कहता है ऐबक ने 1194 ईस्वी में अजमेर को जीता, जैसा कि अजय राज के द्वारा जो अजमेर शहर बसाया गया था, जो कि एक गढ़ था वो हिंदू और जैन मंदिरों का। ठीक है, तो अजमेर में हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उसके जो अवशेष है उस अवशेष को घोड़ा, ऊंट, हाथी के द्वारा धीरे धीरे ढोवा करके दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। 1196 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसको भी नष्ट कर दिया और उसको 2.5 दिन का झोपड़ा के रूप में तब्दील कर दिया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको बनाएंगे। चलिए 1205 ईस्वी में गोरी का अंतिम मुकाबला खोखरों के विरुद्ध हुआ। जैसा कि आप जानते हैं गजनवी का मुकाबला हुआ था जाटों के विरुद्ध, तो इसका एक अंतिम मुकाबला होता है खोखरों के विरुद्ध। और 15 मार्च 1206 ईस्वी को गजनी लौटते समय, जहां का वो मूल निवासी था, वहां लौटते समय दम्यक नामक स्थान पर गोरी का हत्या कर दिया जाता है। और फिर 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होता है, जो गोरी का दास है। एक नया डायनेस्टी की स्थापना होती है, एक वंश का जो गुलाम वंश कहलाता है, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक भारत में संचालित होता है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगता है वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा एक गुजारिश है कि आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जैसा आपको मालूम है चंपारण IAS पटना और बिहार का एक गौरव प्राप्त इंस्टीट्यूट है, जिसमें BPSC और फिर उस लेवल के एग्जामिनेशन की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ओके, थैंक यू।